हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं सरिता नरवरिया और वेलकम करती हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जागरण 21 में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस वीक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में। और इस वीडियो को हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे और सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें और साथ में इसे नोट भी करते चलें। और आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? तो विश्व पर्यावरण दिवस की जो मेजबानी है वो स्वीडन के द्वारा की गई है। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। और विश्व पर्यावरण दिवस को पर्यावरण दिवस और इको दिवस के नाम से भी जाना जाता है। प्रकृति के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उसके महत्व का वर्णन करने के लिए पूरे विश्व भर में पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है। ये इसका उद्देश्य होता है पर्यावरण दिवस का। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1972 में संयुक्त महासभा के द्वारा स्टॉकहोम सम्मेलन के समय। और ये जो 2022 का विश्व पर्यावरण दिवस है, ये 50वां विश्व पर्यावरण दिवस समारोह है। और 2022 की अगर थीम की बात करें, विश्व पर्यावरण दिवस की जो 2022 की थीम है वो है ओनली वन अर्थ। और इस कार्यक्रम की जो मेजबानी है वो स्वीडन देश के द्वारा की गई है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, 5 जून 2022 को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो पहला जो स्वर्ण पदक है वो काजोल सरगर ने जीता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में। और आपको जो इमेज में दिख रही है ये है काजोल सरगर। हरियाणा 4 जून 2022 से खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी कर रहा है। और 5 जून 2022 को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में मात्र 16 साल की काजोल सरगर पहली गोल्ड मेडलिस्ट बन गई हैं। इसके अलावा जो काजोल हैं वो अगस्त 2021 में पटियाला में, कहाँ पर, पटियाला में यूथ नेशनल गेम्स में कांस्य पदक विजेता भी रही हैं। और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, इसे भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो देखिए, जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 हैं, इसमें सबसे कम उम्र की एक खिलाड़ी हैं वो है एतू मंडल। और ये कबड्डी खिलाड़ी हैं। और जो एतू मंडल है इनकी उम्र मात्र 13 वर्ष है और ये झारखंड की हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पंजाब एंड सिंध बैंक का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो स्वरूप कुमार शाह को पंजाब एंड सिंध बैंक का सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। सरकार ने स्वरूप कुमार शाह को पंजाब एंड सिंध बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। शाह अपनी नियुक्ति से पहले, मतलब जो शाह हैं वो एमडी और सीईओ बनने से पहले 10 मार्च 2021 से पंजाब नेशनल बैंक के कार्यकारी निदेशक के पद पर थे। और जो शाह हैं इन्हें 3 साल की अवधि के लिए एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। शाह एस कृष्णन का स्थान लेंगे। और जो एस कृष्णन हैं ये 31 मई को सेवानिवृत्त हुए थे। और इसके अलावा शाह ने अपने बैंकिंग करियर की जो शुरुआत है वो 1990 में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से की थी। और पंजाब एंड सिंध बैंक का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। और अगर इसकी स्थापना की बात करें तो पंजाब एंड सिंध बैंक की जो स्थापना है वो 24 जून 1908 में की गई थी। क्लियर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, जून 2022 में भारत और किस देश ने एक्स खान क्वेस्ट अभ्यास 2022 में भाग लिया? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, मंगोलिया। जून 2022 में भारत और मंगोलिया ने एक्स खान क्वेस्ट अभ्यास 2022 में भाग लिया। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं एक्स खान क्वेस्ट 2022 का अभ्यास। इस अभ्यास में 16 देशों की सैन्य टुकड़ियों ने भाग लिया। ये एक बहुराष्ट्रीय शांति वाहिनी अभ्यास था। और ये जो अभ्यास था ये 6 जून को मंगोलिया में आयोजित किया गया था। और मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख ने अभ्यास का उद्घाटन किया था। ये जो अभ्यास था ये 14 दिवसीय अभ्यास था। और इस अभ्यास का उद्देश्य था इसमें भाग लेने वाले देशों के बीच शांति सहायता अभियानों को विकसित करना।
और इस अभ्यास में भारतीय सेना का जो प्रतिनिधित्व है वो लद्दाख स्काउट्स के एक दल के द्वारा किया गया था। क्लियर? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने अपनी कौन सी परमाणु सक्षम मध्यमवर्ती दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, अग्नि 4। हाल ही में भारत ने अपनी अग्नि 4 परमाणु सक्षम मध्यमवर्ती दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं अग्नि 4 मिसाइल। भारत ने 6 जून 2022 को अपनी परमाणु सक्षम मध्यम दूरी की कितनी मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और इसकी मारक क्षमता की हम बात करें तो इसकी जो मारक क्षमता है वो है 4000 किलोमीटर। कितनी है? 4000 किलोमीटर। और अग्नि 4 का सफल प्रशिक्षण प्रक्षेपण ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। क्लियर? हाल ही में किसने क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए जन समर्थ पोर्टल लॉन्च किया? तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए जन समर्थ पोर्टल लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। और आप यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी जी को देख सकते हैं इमेज में। जन समर्थ पोर्टल योजना क्या है इसे हम और डिटेल में देखते हैं। तो 6 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए जन समर्थ पोर्टल लॉन्च किया। और इस पोर्टल में शुरुआत में 15 क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं को शामिल किया जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है? ये जो योजना है जन समर्थ पोर्टल योजना, इसका उद्देश्य क्या है उसे हम जानते हैं। तो अलग अलग योजनाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के लिए सरकार जन समर्थ पोर्टल लॉन्च करने जा रही है। और ये जो पोर्टल है यह पोर्टल सरकारी क्रेडिट योजनाओं को जोड़ने वाला वन स्टॉप डिजिटल पोर्टल है। क्लियर? आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शीतल षष्ठी त्योहार कहाँ मनाया गया? तो जो शीतल षष्ठी त्योहार है ये ओडिशा में मनाया जाता है। और यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से मनाया जाता है शीतल षष्ठी का त्योहार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। शीतल षष्ठी त्योहार एक पवित्र हिंदू त्योहार है जो ओडिशा में मनाया जाता है। और ये जो त्योहार है पूरे सप्ताह भर चलता है। और इस त्योहार में क्या होता है, इसमें भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह पर प्रकाश डाला जाता है। और यहाँ पे भगवान शिव और माता पार्वती का जो पवित्र विवाह है, ये जो भव्य विवाह है, ये अच्छे मानसून के लिए मनाया जाता है। और ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं ये हैं नवीन पटनायक। और ओडिशा के राज्यपाल की बात करें तो ओडिशा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। और ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओके। अगला क्वेश्चन है, गोवा में बीच विजिल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो गोवा में जो बीच विजिल ऐप है ये वहाँ के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के द्वारा लॉन्च किया गया है। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है जो बीच विजिल ऐप है ये गोवा के जो बीच है वहाँ पर लॉन्च किया गया है। और यहाँ पर आप इमेज में गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, उन्हें आप देख सकते हैं, ये है प्रमोद सावंत। तो चलिए इस क्वेश्चन को और थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो बीच विजिल ऐप का उद्देश्य समुद्र तटों के समग्र प्रबंधन में पर्यटकों और समुद्र तट पर्यटन क्षेत्र में काम कर रहे संस्थानों को लाभ पहुंचाना है। और ऐप के लॉन्च के समय, जब ये ऐप लॉन्च हुआ था तो उस समय गोवा के जो आईटी और पर्यटन मंत्री हैं रोहन खुंटे, वो भी वहां मौजूद थे। और गोवा के जो राज्यपाल हैं वो हैं पीएस श्रीधन पिल्ले। और गोवा के जो वन्य जीव अभ्यारण्य हैं उन्हें भी हम देखते हैं। तो गोवा के जो वन्य जीव अभ्यारण्य हैं वो हैं भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य, कोटीगांव वन्यजीव अभ्यारण्य, बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य। और गोवा का जो त्योहार है, जो यहाँ का फेमस त्योहार है वो है गोवा आम महोत्सव, ये यहाँ का त्योहार है। ओके। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एसबीआई बैंक के नए प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में एसबीआई बैंक के नए प्रबंध निदेशक आलोक कुमार चौधरी को नियुक्त किया गया है। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है आलोक कुमार चौधरी। और इन्हें एसबीआई बैंक का नया एमडी नियुक्त किया गया है। एमडी, तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन डी। एसबीआई के नए एमडी के रूप में आलोक कुमार चौधरी को नियुक्त किया गया है। और अश्विनी कुमार भाटिया के सेवानिवृत्त होने के बाद
आलोक कुमार चौधरी की नियुक्ति एमडी के पद पर 31 मई 2022 को की गई है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एसबीआई की स्थापना है वो 1 जुलाई 1955 को की गई थी। और एसबीआई का जो मुख्यालय है, एसबीआई बैंक का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। और एसबीआई बैंक के अध्यक्ष की बात करें तो वो है दिनेश कुमार खारा। ओके, अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, 180वें स्थान पर। अब इस क्वेश्चन को और डिटेल में देखते हैं। तो 2022 की जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट है ये येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी की गई है। और इसमें भारत 18.9 के समग्र स्कोर के साथ सबसे नीचे है। भारत का जो स्थान है वो सबसे नीचे है और ये 180वें स्थान पर है। भारत सबसे नीचे 180वें स्थान पर है। और यहाँ पे जो डेनमार्क है वो दुनिया के सबसे स्थायी देश के रूप में पहले स्थान पर है। और 180 देशों की ये सूचकांक थी जिसमें भारत का स्थान सबसे नीचे 180वें स्थान पर रहा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। जून 2022 में किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो जून 2022 में जो मिताली राज हैं इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये है क्रिकेट खिलाड़ी मिताली राज। भारतीय बल्लेबाज मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। इन्होंने 232 मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। मिताली राज ने महिला एक दिवसीय मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी के रूप में संन्यास लिया। और 23 साल के करियर के दौरान उन्होंने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लगातार 7 बार 50 रन बनाए। और इन्होंने 4 विश्व कप में भारत का नेतृत्व भी किया। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, 8 जून को। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। और यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं इसकी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, 8 जून को। हाल ही में विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में व्हाट्सएप ने छोटे व्यवसायों को डिजिटल बनाने के लिए कौन सी नई पहल की शुरुआत की? तो व्हाट्सएप ने छोटे व्यवसायों को डिजिटल बनाने के लिए एसएमबी साथी पहल की शुरुआत की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। तो चलिए इस क्वेश्चन को और डिटेल में डिस्कस करते हैं। व्हाट्सएप ने एसएमबी साथी उत्सव पहल की शुरुआत की। यह एक ऐसी पहल है जिसका उद्देश्य जो बहुत ही छोटे-छोटे व्यवसाय होते हैं, इन व्यवसायों को अपना व्यवसाय चलाने के लिए व्हाट्सएप बिजनेस ऐप जैसे डिजिटल माध्यमों को अपनाने में मदद करना। और इस उत्सव ने जयपुर के जौहरी बाजार और बापू बाजार में एक पायलट के साथ ये पहल शुरू की है। और इसमें 500 से अधिक छोटे जो व्यवसाय हैं इनको प्रशिक्षित किया जा रहा है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो व्हाट्सएप की स्थापना है ये 2009 में की गई थी। और इसके जो सीईओ हैं वो हैं विल कैथकार्ट। और इसका मुख्यालय है मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के किस अधिकारी ने द आयरन मैन ट्रायथलॉन इवेंट को पूरा कर इतिहास रचा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, श्रेयस होसुर। यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं ये है श्रेयस होसुर। और इन्होंने ही बहुत ही टफ इवेंट जिसका नाम था द आयरन मैन ट्रायथलॉन इसको पूरा कर इतिहास रचा है। तो अब हम यहाँ पे इसे और डिटेल में देखेंगे कि जो द आयरन मैन ट्रायथलॉन इवेंट है ये कैसे होता है। श्रेयस होसुर ने दुनिया के सबसे कठिन एक दिवसीय इवेंट द आयरन मैन ट्रायथलॉन को सफलतापूर्वक पूरा किया है। और जो श्रेयस होसुर हैं ये 2012 बैच के इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस के अधिकारी हैं। और इस इवेंट को पूरा करने के लिए जो श्रेयस होसुर हैं उन्होंने 13 घंटे 26 मिनट का समय लिया। और इस इवेंट को इन्होंने जर्मनी के हैम्बर्ग में पूरा किया।
अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो आयोजन है, जो इवेंट है, इसका आयोजन किस तरीके से होता है। तो इसमें क्या होता है, 3.8 किलोमीटर तैरना होता है और उसके बाद ग्रामीण इलाकों में 180 किलोमीटर लंबी साइकिलिंग करना होती है और एंड में इसमें क्या होता है कि 42.2 किलोमीटर दौड़ शामिल होती है। तो इस तरीके से ये जो इवेंट है ये ऑर्गेनाइज होता है। क्लियर? तो हमने यहाँ पे जितनी भी जानकारी डिस्कस की है वो सभी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सोनी के किस पूर्व सीईओ का निधन हो गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, नोबुयुकी इडेही। तो आपको इमेज में जो दिखाई दे रहे हैं ये हैं सोनी के पूर्व सीईओ नोबुयुकी इडेही और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। पूर्व सीईओ नोबुयुकी इडेही, इन्होंने 1998 से लेकर के 2005 तक जापान की जो सोनी कंपनी है, बहुत ही फेमस कंपनी है, इसका नेतृत्व किया इन्होंने और ये 84 वर्ष के थे और वर्ष 1998 से सीईओ के रूप में अपने 7 वर्षों के दौरान इडेही ने एक वैश्विक कंपनी के रूप में सोनी के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया और टोक्यो स्थित सोनी जापान के प्रमुख ब्रांडों में से एक है। ओके। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने इस सप्ताह के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया है और यहाँ पर हमने हर एक क्वेश्चन को इमेज लगाकर समझाया हुआ है ताकि सभी क्वेश्चन आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहें और किसी भी एग्जाम की तैयारी के पर्पज से ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखें और साथ साथ में नोट जरूर करें ताकि बाद में आप एग्जाम के टाइम पर अच्छे से रिवीजन कर सकें। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओईसीडी ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो ओईसीडी ने वित्त वर्ष 2023 के लिए जो भारत की जीडीपी वृद्धि दर है उसे 6.9 कितना 6.9% रहने का अनुमान लगाया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैखो त्योहार भारत की राभा जनजातियों के द्वारा किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये जो बैखो त्योहार है ये भारत की राभा जनजातियों के द्वारा असम राज्य में मनाया जाता है और ये जो त्योहार है बैखो त्योहार कुछ इस प्रकार से मनाया जाता है, यहाँ इमेज में दिखाया हुआ है। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी। ओके। तो ये जो बैखो त्योहार है ये प्रतिवर्ष असम राज्य में मनाया जाता है और ये त्योहार भारत की राभा जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। और अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें कि त्योहार क्यों मनाया जाता है, तो देखिए ये जो त्योहार है ये अच्छी फसल के लिए और लोगों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए मनाया जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो असम है, असम की राजधानी दिसपुर है और असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। ओके। अगला क्वेश्चन है, भारत ब्रिटेन कल्चर प्लेटफॉर्म का एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो भारत और ब्रिटेन कल्चर प्लेटफॉर्म का एम्बेसडर ए आर रहमान को बनाया गया है और यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं ये है ए आर रहमान। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब इस क्वेश्चन को और डिटेल में देखते हैं। तो फेमस म्यूजिशियन ए आर रहमान को इंडिया यूके टुगेदर सीजन ऑफ कल्चर का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है और भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर सीजन ऑफ कल्चर को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया। इसे भारत में ब्रिटेन के उप उच्चायुक्त जॉन थॉमसन और ब्रिटिश काउंसिल के निदेशक बारबरा विकम के द्वारा लॉन्च किया गया। और सीजन ऑफ कल्चर का उद्देश्य क्या है इसे भी देखते हैं। तो इसका उद्देश्य है कला, अंग्रेजी और शिक्षा में भारत और यूनाइटेड किंगडम के संबंधों को मजबूत करना। और ब्रिटिश काउंसिल के निदेशक हैं बारबरा बिकम और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ओके। अगला क्वेश्चन है, आईएमएफ ने किस भारतीय अर्थशास्त्री को एपीडी का निदेशक नियुक्त किया? तो आईएमएफ ने भारतीय अर्थशास्त्री कृष्णा श्रीनिवासन को एपीडी का निदेशक नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन सी और यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं ये है कृष्णा श्रीनिवासन।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने भारतीय अर्थशास्त्री कृष्ण श्रीनिवासन को एपीडी का निदेशक नियुक्त किया है। आईएमएफ की जो प्रबंध निदेशक है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, इन्होंने 22 जून को भारतीय अर्थशास्त्री कृष्ण श्रीनिवासन को एशिया और प्रशांत विभाग मतलब एपीडी का निदेशक नियुक्त किया है। और आईएमएफ की घोषणा के अनुसार जो श्रीनिवासन है वो चांग यांग री का स्थान लेंगे। और आईएमएफ का गठन हुआ था 27 दिसंबर 1945 को। और इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी यूएसए में। और इसमें जो सदस्य देश हैं उनकी संख्या है 190। और आईएमएफ की जो एमडी हैं वो हैं क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निशानेबाज अवनी लेखरा ने पैरा विश्व कप में कौन सा मेडल जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो निशानेबाज अवनी लेखरा ने पैरा विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। और यहाँ इमेज में दिख रही है ये है निशानेबाज अवनी लेखरा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन ए। और इसे और डिटेल में देखते हैं। टोक्यो पैरालंपिक विजेता अवनी लेखरा ने फ्रांस के चैटोरॉक्स में पैरा शूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में 250.6 के विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है। और इन्होंने अब क्या कर लिया है, जो पेरिस में 2024 में पैरालंपिक खेल होगा उसके लिए ये क्वालिफाई कर चुकी हैं। और जो अवनी लेखरा हैं इन्होंने अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। और इनका जो पहले विश्व रिकॉर्ड था वो था 249.6 है। और जो नया वाला विश्व रिकॉर्ड इन्होंने सेट किया है वो है 250.6 है। ओके। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो SH1 है ये क्या है। तो SH1 श्रेणी राइफल स्पर्धाओं में प्रतिस्पर्धा करने वाले एथलीटों के लिए है जिनके जो निचले अंग हैं वो बाधित होते हैं। ओके। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिम्स्टेक ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई? तो हाल ही में बिम्स्टेक ने अपनी 25वीं वर्षगांठ मनाई है। और इस क्वेश्चन को और डिटेल में देखते हैं। ढाका में बंगाल की खाड़ी के बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल के सचिवालय ने बिम्स्टेक दिवस पर क्षेत्रीय संगठन की 25वीं वर्षगांठ मनाई। और जो बिम्स्टेक है इसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ओके। और जो बिम्स्टेक है ये दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। और इसके सदस्य देशों की बात करें तो इसके सदस्य देश हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। और इसका गठन हुआ था बिम्स्टेक का 6 जून 1997 में। इसका मुख्यालय है ढाका, बांग्लादेश में। ओके। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 44वें ओलंपियाड के लोगो और शुभंकर का अनावरण किया? तो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं के स्टालिन, इन्होंने 44वें ओलंपियाड के लोगो और शुभंकर का अनावरण किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये है 44वें ओलंपियाड के लोगो और शुभंकर का इमेज। तो इस क्वेश्चन को और देखते हैं डिटेल में। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन ने 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए लोगो और शुभंकर का अनावरण किया है। ये शतरंज ओलंपियाड 28 जुलाई से 10 अगस्त के बीच मामलापुरम, तमिलनाडु में होगा। और इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 180 देशों के लगभग 2000 खिलाड़ी जो हैं वो भाग ले रहे हैं। और अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के जो अध्यक्ष हैं वो हैं संजय कपूर। ओके। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब लॉन्च होगा? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी 2023 में। भारत का जो पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान है ये 2023 में लॉन्च होगा। और ये है गगनयान की इमेज, आप देख सकते हैं। और इस क्वेश्चन को और डिटेल में देखेंगे। तो अंतरिक्ष और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अनुसार भारत 2023 में पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान और साथ ही पहला मानव महासागर मिशन लॉन्च करने का अनूठा गौरव प्राप्त करेगा। और अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो गगनयान है इसके प्रमुख मिशन कौन कौन से हैं। तो इन्हें भी हम देख लेते हैं। तो इसका पहला मिशन है क्रू स्केप सिस्टम के प्रदर्शन का सत्यापन करने के लिए टेस्ट वाहन उड़ान और गगनयान G1
का पहला मानव रहित मिशन वर्ष 2022 की दूसरी तिमाही में पूरा करना निर्धारित किया गया है। और दूसरा मिशन है इसका वर्ष 2022 के अंत में दूसरे मानव रहित मिशन व्योम मित्र इसरो द्वारा विकसित एक अंतरिक्ष यात्री मानव रोबोट को पूरा करना प्रस्तावित है इसमें। और तीसरा है मिशन अंत में वर्ष 2023 में पहले चालक दल वाले गगनयान मिशन को पूरा किया जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, एन.जे. ओझा। हाल ही में एन.जे. ओझा को मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है। तो एन.जे. ओझा को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा के तहत 2 साल के लिए कितने 2 साल के लिए लोकपाल नियुक्त किया गया है। और अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो मनरेगा के लोकपाल होते हैं इनके पास शक्तियाँ क्या-क्या होती हैं, इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो लोकपाल के पास मनरेगा श्रमिकों से शिकायत प्राप्त कर उन पर विचार करना और शिकायत प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर पुरस्कार पारित करना, मौके पर जांच करने के लिए निर्देश जारी करना और मजदूरी के विलंबित भुगतान या बेरोजगार भत्ते के भुगतान से संबंधित मुद्दों की शिकायत करना। अब ये जो योजना है ये कब बनी थी इसे भी देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी अधिनियम ये नरेगा, इसे नरेगा कहा जाता था, ये बनी थी 2005 में। कब आई थी? 2005 में। जिसे मतलब इसे नरेगा को उसके बाद 2009 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा में बदल दिया गया। ओके, तो ये जो नरेगा है जो 2005 में बनी थी इसे 2009 में मनरेगा में बदल दिया गया है। ओके, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिच ने भारत की विकास दर का अनुमान घटाकर कितनी फीसदी बताया? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी 7.8। फिच ने भारत की विकास दर का अनुमान घटाकर 7.8 बताया है। फिच ने भारत की विकास दर का अनुमान घटाकर 7.8 फीसदी किया है और जो आउटलुक है उसको स्थिर बताया है। और जो फिच रेटिंग्स है इसका कार्यालय है न्यूयॉर्क लंदन में और फिच रेटिंग्स की स्थापना हुई थी 24 दिसंबर 1913 को न्यूयॉर्क में। और इसके जो कार्यालय हैं वो कहाँ है? न्यूयॉर्क में भी है और लंदन में भी है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है हाल ही में अहमदाबाद में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो हाल ही में अहमदाबाद में भारतीय राष्ट्रीय संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र का जो उद्घाटन है वो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है और इस समारोह में गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित थे। ओके, अगला क्वेश्चन है बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी 12 जून को। तो बाल श्रम के खिलाफ जो विश्व दिवस है वो 12 जून को मनाया जाता है। 12 जून बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस को बाल श्रम को समाप्त करने के लिए सार्वभौमिक सामाजिक संरक्षण विषय के तहत चिन्हित करता है। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार विश्व स्तर पर लगभग 152 मिलियन बच्चे बाल श्रम में लगे हुए हैं और इनमें से जो 72 मिलियन बच्चे हैं ये बहुत ही खतरनाक काम करते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्यालय है वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष हैं गाय राइडर और इसकी स्थापना हुई थी 1919 को। क्लियर? तो फ्रेंड्स ये तो थी आज की हमारी वीकली करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो। और इस वीडियो में हमने 5 जून से लेकर के 11 जून तक के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को लिया हुआ है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।